वंदना। वेलकम बैक टू मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है? पहले जैसे आपने पढ़ा था कि वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब वो होता है जो डूअर जिस काम को करता है, जो एक्शन होता है उसका, वो होता है हमारा वर्ब। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो वो उनकी विशेषता बताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होता है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब में और एडजेक्टिव में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी डिफाइन करता है और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी डिफाइन करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन जो काम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए इसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम रन्स फास्ट। राम रन्स फास्ट। अब यहाँ पे राम क्या है? नाउन है। रन्स क्या है? एक्शन है, वर्ब हो गया। और फास्ट क्या है? तो फास्ट एक क्वालिटी है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हाउ से क्वेश्चन बने, कैसा से क्वेश्चन बने, तो लास्ट में तो आप समझ लेना कि वो कोई ना कोई क्वालिटी है। तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो एडवर्ब होगा। तो अब यहाँ पे फास्ट क्या है? ये राम की क्वालिटी बता रहा है या फिर ये रन्स की क्वालिटी बता रहा है? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि राम रन्स फास्ट, यानी राम दौड़ता है। कैसे? फास्ट, तेजी से दौड़ता है। यानी राम की क्वालिटी नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे दौड़ने की क्वालिटी बताई जा रही है कि दौड़ किस स्पीड से रहा है, तो दौड़ तेज रहा है। अगर वहां पे होता है राम रन्स स्लोली, तो फिर अब क्या हुआ? रन्स जो है उसके बारे में उसको मॉडिफाई किया गया है कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। एक चीज याद रखिएगा कि फास्ट में हम एलवाई नहीं लगाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, मोस्टली की मैं बात कर रही हूँ, वो अपने साथ एलवाई लेते हैं। ये पहचान है एडवर्ब की। सिर्फ फास्ट और भी कुछ एडवर्ब्स होते हैं ऐसे जो कि अपने साथ एलवाई नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन फास्ट में हम बिल्कुल भी एलवाई नहीं लगाते। तो जब भी हम वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? एडवर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं? तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रीपोजिशन। यानी कि प्री मतलब पहले और पोजिशन। तो ये क्या करता है कि पहले आकर नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है और उसका दूसरे वर्ड्स के साथ में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में और भी जितने वर्ड्स होते हैं उनका रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन के साथ और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे क्या है? एक नाउन है हमारे पास बुक और दूसरा नाउन है टेबल। अब यहाँ प्रपोजिशन क्या यूज हो रहा है? प्रपोजिशन यूज हो रहा है ऑन। तो यहाँ पे बुक और टेबल का आपस में रिलेशनशिप तो बताया जा रहा है, साथ ही साथ इनकी पोजीशन बताई जा रही है। यानी ये बताया जा रहा है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है। ये बताने का काम कौन कर रहा है? ऑन। तो ऑन प्रपोजिशन है, इसका यूज यही बताने के लिए किया गया है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है यहाँ पे नाउन की। अगर हम यहाँ लिखते द बुक इज अंडर द टेबल, बस उसकी पोजीशन क्या हो जाती? चेंज हो जाती, वो टेबल के नीचे चली जाती। अगर वहां होता द बुक इज नियर द टेबल, बिसाइड द टेबल। ठीक है, देखिए कितने सारे प्रपोजिशंस हैं, तो सबके अलग अलग यूजेस है और उनके अकॉर्डिंग वो चेंजेस आते रहते हैं। उसमें वो पोजिशन अपने चेंजेस करता रहेगा। वो प्रपोजिशन जो है बेसिकली ये बताने का काम करेगा कि जो नाउन है उसका दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप क्या है और एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। आप स्पोकन इंग्लिश के टर्म में अगर आप ये चीजें पढ़ रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है जानना कि प्रपोजिशंस पढ़ने के लिए इतने सारे प्रपोजिशंस है कि सबको आप कवर नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, एक ही प्रपोजिशन के बहुत सारे यूजेस है, आप उनको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐसे वर्ब्स याद रखने पड़ते हैं
जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई प्रपोजिशन लेते ही नहीं। लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो बोलने में हम क्या गलती करते हैं कि हम प्रपोजिशन जबरदस्ती ऐड कर देते हैं, उसको सुपरफ्लुअस बना देते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे वर्ब्स आपको ध्यान रखने हैं स्पोकन में भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, कि आप उन चीजों में उन वर्ड्स के साथ आप प्रपोजिशंस अवॉइड करें। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूं आपको। She described the beauty of nature. She described the beauty of nature. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक वर्ब दिया हुआ है described, ठीक है, वर्णन करना। बोलने में हम क्या गलती करते हैं, हम लगा देते हैं she described about the beauty of nature। ठीक है, जब हम बोलने लगते हैं तो हम ये चीजें ध्यान नहीं देते, तो आपको यहीं पे ध्यान रखना है कि डिस्क्राइब जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना पसंद करता है। इसको कोई भी दूसरा प्रपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्राइब में ऑलरेडी अबाउट रहता है, उसको अलग से अबाउट की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में वर्णन करना। तो अगर हम इसको दो बार यूज करें, डिस्क्राइब भी यूज करें, अबाउट भी यूज करें, तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा फिर। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अबाउट को अवॉइड करना है। तो ऐसे वर्ब्स आपको याद रखने होंगे, जैसे माई फादर डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक लास्ट मंडे। माई फादर डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक लास्ट मंडे। अब यहाँ पे एक वर्ब क्या यूज हुआ है, डिस्कस। ठीक है, डिस्कस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बोलना। अब यहाँ हमने क्या किया, डिस्कस क्या किया मेरे फादर ने, टॉपिक डिस्कस किया, तो इसका तो मतलब ही है कि उस टॉपिक के बारे में बोला जा रहा है, तो हम अननेसेसरली क्या करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ एक प्रपोजिशन के बारे में और चीज बता दूं आपको, यहाँ लिखा हुआ है माई फादर डिस्कस दिस टॉपिक लास्ट मंडे। अब यहाँ भी ध्यान रखिएगा, बोलने में यहाँ पर भी लोग गलतियां करते हैं, यहाँ बोल देते दिस टॉपिक ऑन लास्ट मंडे, एट लास्ट मंडे। तो जब भी लास्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ डायरेक्ट मंडे होता तो फिर हम यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन का यूज करते, लेकिन जब लास्ट लग जाएगा तो फिर हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो प्रपोजिशन में ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इसका मेन काम होता है दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का काम करता है ये। और आप वो स्पेसिफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं कि अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ भी नेगेटिव होगा। अगर आपका कॉज पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का। ठीक है, और जब आप स्पोकन इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहां पे कुछ एक कंजंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। सीता इज ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने कंजंक्शन क्या यूज किया है, कंजंक्शन हमने यूज किया है बट, और एक कंजंक्शन और होता है एंड। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि इसका एक तो यूज है कि ये दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को, दो क्वालिटीज को, दो वर्ब्स को, किसी भी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे इसने दो क्वालिटीज को जोड़ने का काम किया है, एक ब्यूटीफुल और दूसरा इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन बता कैसे रहे हैं हम इसको, शी इज ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। Beautiful is also a positive quality and intelligent is also a positive quality। तो आपको कंजंक्शन में ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि जब दो सिमिलर क्वालिटीज को आप बता रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, एंड का। ठीक है, या फिर एंड से रिलेटेड किसी भी तरीके के कंजंक्शन का, लाइक एज वेल एज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलोंग विथ आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंजंक्शंस यूज होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ भी
पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरफ अगर नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब वहां पे कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, लाइक अगर यहाँ पे होता शी इज ब्यूटिफुल एंड फुलिश, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वालिटी है और ये नेगेटिव क्वालिटी है, तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बट। शी इज ब्यूटिफुल बट फुलिश। तो फिर वहां पे कुछ एक कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे ऑल्दो, येट, इस तरीके के कंजंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। तो ये सब आपको कंजंक्शन में पढ़ना पड़ेगा और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस बोलेंगे और लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलेंगे तो वहां पे आपको ऐसे कंजंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है कंजंक्शन का यूज। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का स्पोकन में क्या रोल है, तो स्पोकन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आप जब भी लैंग्वेज यूज करते हैं, आप भाषा का यूज करते हैं, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो अगर आप विदाउट फीलिंग, विदाउट एक्सप्रेशन अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई सेंस ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम वहां पे इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो चाहे वो रिटन हो या फिर वो स्पोकन हो, आपको इंटरजेक्शन का यूज करना ही पड़ेगा अगर आपको एक्सप्रेसिव होना है। तो अगर आपको सामने वाले को बताना है कि आपकी फीलिंग किस तरीके की है, तो वहां पे हम इंटरजेक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सपोज अगर मैं अभी खुश हूं या इंडिया ने मैच जीत लिया, मैं बहुत खुश हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, वाओ इंडिया वन द मैच, ठीक है। हमारा एक्सप्रेशन कुछ और जगह, वाओ इंडिया वन द मैच। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज हुआ, वाओ, ठीक है। फिर अगर हमें कोई कुछ दर्द हो रहा है या कुछ बुरा हो गया है, हमारा मन उदास है, तो हम उस टाइप में हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, अलास। तो इस तरीके के इंटरजेक्शंस का यूज हम क्यों करते हैं, एक्सप्रेशंस देने के लिए, अपना मूड बताने के लिए, ठीक है। तो जो स्पीकर है उसका मूड जो है वो किस तरीके का है, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो वो इंटरजेक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। इसलिए स्पोकन इंग्लिश में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये नींव है, ठीक है, फाउंडेशन है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं कह रही हूँ कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं तो आप डिटेल में पढ़िए, बट एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो है क्या और आपको उसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।